नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवॉल्यूशन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। जैसा कि आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे, कुछ समय पहले बांग्लादेश में कुछ घटनाएं हुई जिसमें वहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और तख्ता पलट हो गया। अब इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। ये आप जो मैप देख रहे हैं, दिस इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर अनस्टेबिलिटी काफ़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिल रही है। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है ना, जो कि इंडिया का एक फ्रेंडली रिजीम नहीं है। पाकिस्तान का रिजीम तो जब से बना है तब से इंडिया के लिए फ्रेंडली नहीं है, और वहाँ पर हमेशा वहाँ की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई या इनका प्रभुत्व रहता है। चाइना हमारा सबसे पावरफुल नेबर है। अब चाइना का जो रिजीम है वो हमेशा से, चाइना जो कि यूएस के साथ सुप्रीमेसी के लिए फ़ाइट कर रहा है और इट इज़ एमिंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, वो इंडिया को एज अ फ्रेंडली नेबर नहीं देखता है। और इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम एरिया में 2020 से ही समस्याएं चल रही हैं, वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पावर में। नेपाल का जो रिजीम है वो इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना की तरफ झुक रहा है ज़्यादा, हाल के समय में देखा गया है। और दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली प्लेइंग इंडिया कार्ड, ओके, नेपालीज गवर्नमेंट। वहाँ पर भी हमारे लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। भूटान की बात करें तो भूटान इकलौता हमारा ऑल वेदर फ्रेंड की तरह उभर के आ रहा है। 2017 में डोकलाम क्राइसिस के समय पर भूटान ने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, बट अगेन वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके। अब बांग्लादेश से पहले एक म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है या वहाँ पर जुंता गवर्नमेंट है, और इनके कंट्रोल में म्यांमार इज़ मोर क्लोज टू अवर अदर नेबर चाइना रादर देन इंडिया। यहाँ पर कुछ समय पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी, बट अगेन इट वेंट थ्रू कू और तख्ता पलट हुआ वहाँ पर, अभी आर्मी रूल है। मॉलडीव्स जो है, यहाँ पर मतलब हाल ही में चुनाव हुए और इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट पावर में आई है वो अगेन इट इज़ मोर फेवरेबल टू चाइना। श्रीलंका इज़ ऑलरेडी अंडर डेट क्राइसिस एंड दे ऑल्सो फ्रीक्वेंटली प्ले चाइना कार्ड टू बैलेंस इंडिया, है ना। अब ऐसे में भूटान के अलावा एकमात्र देश बचा था बांग्लादेश, जहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी समय से इंडिया के लिए फेवरेबल थी। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के जितने भी नेबर हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जगह रखता है, और हमारा बांग्लादेश के साथ ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड है, बट इट इज़ नॉट इन आवर फेवर। अब बांग्लादेश में अगस्त के महीने में 2024 में वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। अब इट इज़ वेरी नेचुरल ऑन पार्ट ऑफ इंडिया टू बी वरीड कि आगे क्या होगा, है ना, क्योंकि अगर हमारे नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है और इंडिया के लिए फ्रेंडली रिजीम नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू बी डेवलप्ड बाय 2047, या विश्व गुरु बनने का जो हम दावा करते हैं या बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे राह में बहुत रोड़े देखने को मिल रहे हैं इनकी वजह से, है ना। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के ऊपर स्पेशली, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी समय से, मतलब बहुत एंशिएंट समय से हमारे रिलेशंस अच्छे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के समय पर बांग्लादेश भारत का ही पार्ट हुआ करता था। वी हैड अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर, है ना। जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य रहे मुगल्स के बाद, उसके बाद बांग्लादेश जो था वो भारत के साथ, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था।
पुराना हमारा जो आज़ादी के पहले, पार्टीशन के पहले जो भारत था, उसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ एक साथ एग्जिस्ट करते थे। और जो अखंड भारत की कल्पना की है वीडी सावरकर ने, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी था। बांग्लादेश में आप देखेंगे कि देयर हैव बीन इंस्क्रिप्शंस इवन फ्रॉम मॉडर्न एरा ऑल्सो। ओके, सो उस समय के इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। तो वी हैड अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड एंटिटी, इससे आप देखेंगे। साथ में हमारे यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स भी हैं। बांग्लादेश इज़ अ इस्लामिक कंट्री, बट वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। तो रिलीजन में देखें तो वी शेयर अ कॉमन बॉन्ड। लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली, और वहाँ का जो राष्ट्रगान है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जो कि एक भारतीय बंगाली नोबेल लॉरेट थे। लैंग्वेज की बात करने के अलावा हमारे बीच में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सेम फ्रीडम, हमारा पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जब आप पढ़ेंगे तो कई सारे लोग बांग्लादेश के हों चाहे इंडिया के हों, उस समय पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होकर लड़ते थे। और 1905 का स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट was on the basis कि ब्रिटिश गवर्नमेंट wanted to create a divide between इंडियन बांग्लादेश या इंडियन बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये जो एरिया था इसको अंग्रेज़ों ने डिवाइड करा था 1905 में, और इसी की वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। क्यों करा था? दे वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड। ओके, ये कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे अंग्रेज़, उसके लिए उन्होंने बंगाल पार्टीशन किया। एंड ऐसा कह सकते हैं आज जब देखते हैं तो ब्रिटिश वर क्वाइट सक्सेसफुल। वी हैव बीन डिवाइडेड, हम डिवाइड हो गए थे। और 1909 के कम्युनल एक्टोरेट में ये बात और ज़्यादा उन्होंने खुलकर रखी भी थी। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि 1971 में बांग्लादेश यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ओके, दिस वॉज मेन पाकिस्तान एंड दिस वॉज ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली डोमिनेटिंग एरिया था, बंगाली लोग रहते थे। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर पाकिस्तानी पंजाब के लोग डोमिनेट करना चाहते थे वहाँ की पॉलिटिक्स को। 1971 में जब बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है यानी ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान इलेक्शंस जीत जाते हैं, और उस इलेक्शन, उनकी जीत को यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी बेस था, मेनली पंजाबी, वो इस जीत को पचा नहीं पाते हैं, और यहाँ से शुरू होता है सिविल वॉर। तो 1971 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ उसमें इंडियन लीडरशिप, इंदिरा गांधी ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। क्यों? क्योंकि 1965 के युद्ध में जब हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे तो वी वर फाइटिंग अ 2 फ्रंट वॉर, वन फ्रॉम दिस पार्ट एंड वन फ्रॉम दिस पार्ट, है ना। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन शुरू हो गया इंडिया की तरफ, है ना। अब इंडिया क्या करेगा ऐसे में? तो इंडिया के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। और 1971 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सैम मानेकशॉ, ओके, 5 स्टार जनरल सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के चीफ थे, और इंदिरा गांधी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बांग्लादेश को उनके लिबरेशन मूवमेंट में हेल्प किया, और बांग्लादेश को जब आज़ादी मिली तो उसमें इंडिया का मेन रोल रहा। इसकी वजह से, इंडिया के इस एक्टिव कंट्रीब्यूशन की वजह से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत ही मजबूत रहे, है ना। तो 1971 में इंडिया की जो एक्टिव रोल प्ले किया था, हमारी रॉ ने भी किया था, हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने भी किया था। इसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की शुरुआत बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन के साथ होती है, क्योंकि इंडिया की वजह से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 में। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया जा रहा है ना। तो ये बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है जो अभी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के समय इसका एक रेप्लिका बनाया गया था, जो तोड़ दिया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा, है ना। अब बांग्लादेश की आज़ादी मिलने के बाद बांग्लादेश ने 1972 में इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस साइन किया।
ये ट्रीटी लॉन्ग टर्म रिलेशंस को लॉन्ग टर्म एक आयाम देने के लिए थी, स्थायित्व देने के लिए थी। हालांकि 1980 और 90 के दशक में भारत बांग्लादेश के रिलेशंस इतने स्टेबल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ रिजीम चेंज भी हुआ था और जनरल जिया उल हक की गवर्नमेंट में वहाँ पर इंडिया के साथ इतना फेवरेबल रिलेशंस नहीं रहे। और क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट थी, बीच में आर्मी रूल आया बांग्लादेश में, वो गवर्नमेंट्स दे वर मोर अलाइंड टू देयर इस्लामिक नेबर पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल थे और इंडिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। हालांकि 96 में फिर से रिजीम चेंज या गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पर, और शेख हसीना की जो पार्टी थी आवामी लीग, वो फिर से सत्ता में आती है और इंडिया के साथ रिलेशंस फिर से रिवाइव होने स्टार्ट होते हैं। 21वीं शताब्दी सन 2000 के बाद, उनके पावर में आने के बाद, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस वर ऑन अ इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्ट्री, कॉन्स्टेंटली ऑन अ इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्ट्री, जिसमें कुछ बड़े इशूज़ रिजॉल्व किए गए, जिसमें गंगा वाटर डिस्प्यूट के लिए फरक्का बराज का इशू भी था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही, है ना। तो ये कुछ बड़े समस्याएं थी जो सुलझा ली गई, है ना। लेकिन अब हम बात करें तो ये तो हिस्टोरिकल की इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का एक जनरल टाइमलाइन हमने देखा। लेकिन हम बात करें तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है साउथ एशियन या रीजनल कंटेक्स्ट में। सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है अभी करंट पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वहाँ पे कई लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब बांग्लादेश का जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि उसका इंडिया से 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर लगता है ना। ये इंडिया के लिए लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। साथ में आप देखेंगे तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, इट हैज़ बीन लैंडलॉक्ड। इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब समुद्र के लिए एक्सेस नहीं है वहाँ से। अब यहाँ से अगर इस पार्ट को हमें डेवलप करना है, नॉर्थ ईस्ट को, और यहाँ इंसर्जेंसी को डील करना है, तो वी नीड एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल एज म्यांमार। ओके, अब इंडिया के लिए बांग्लादेश जो है वो रास्ता बनाता है टू नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता बनता है। सपोज हमें अगर त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला जाना है, तो अभी करेंट रूट इज़ थ्रू चिकन्स कॉरिडोर एंड इट टेक्स 3 days बाय ट्रेन। तो ये मतलब बहुत समस्या आती है, दूर पड़ता है। तो अब बांग्लादेश के कॉपरेशन से हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे थे। ओके, दूसरी चीज़, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये दोनों ही पॉलिसीज़ में बांग्लादेश जो है वो इम्पोर्टेंट पिलर रहा है। लुकिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, ये मोदी गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट का नाम बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने, विच इंक्लूड्स थाईलैंड ऑल्सो, है ना। थाईलैंड, लाओ, वियतनाम वगैरह, इन सब कंट्रीज से। अब बांग्लादेश इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बांग्लादेश एक्सेस देगा तो इंडिया के लिए कनेक्टिविटी ज़्यादा ईजी रहेगी। अब इस जो अभी करंट की घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, उनकी वजह से बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आ गई है ना। तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी हो, जिसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया है, नेबरहुड फर्स्ट हो, दोनों ही समस्या क्रिएट कर रहा है। साथ में जियोपॉलिटिकली ये इतना बड़ा बॉर्डर जो बनता है, वहाँ से अगर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया आएंगे तो इट विल क्रिएट डोमेस्टिक टेंशंस आल्सो इन स्टेट्स लाइक आसाम। ओके, अब बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक लोकेशन को इंडिया एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया भी देखता है। साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक्सेस बांग्लादेश के थ्रू जाता है, जिसको हम अब हार्नेस नहीं कर पाएंगे यदि हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। साथ में नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश एक कनेक्टिविटी हब का काम करता है। अब बांग्लादेश इंस्टेबल होगा तो वहाँ से बहुत सारे लोग आएंगे। अब ये जो पॉपुलेशन है ये वल्नरेबल है। ओके, है ना। अब चाहे रोहिंग्याज हों, चाहे कोई वहाँ के लोग हों, वो लोग अगर भारत में अवैध तरीके से एंटर करेंगे, इलीगल माइग्रेंट्स की तरह एंटर करेंगे, तो इट विल क्रिएट इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। ओके, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे टेररिज्म हो, उस तरीके से समस्या आएंगी। और आप समझें कि यहाँ ये बॉर्डर्स सिक्योर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये
एक कोई मतलब यहाँ पर सॉलिड लैंड या पहाड़ या कुछ ऐसा नहीं है। नदी के रास्ते से बहुत ज़्यादा इलीगल मूवमेंट होता है ना। साथ में बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के इकोनॉमिक मतलब इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। बांग्लादेश जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इनफैक्ट कुछ साल पहले मतलब 2017-18 के टाइम पर बांग्लादेश का ग्रोथ रेट इंडिया से आगे निकलने वाला था। ओके, अब बांग्लादेश के साथ इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री अगर अपने नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं करती है तो उसको एक डिसएडवांटेज होता है। और क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में ज़्यादातर इंस्टेबिलिटी होती है एंड द कंट्रीज आर नॉट रिलेटिवली वी डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद द अदर नेबर कंट्रीज एंड दे आर ऑल्सो नॉट इकोनॉमिकली वेरी प्रॉस्परस, है ना। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ट्रेड, है ना। इस पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी ग्लास हाफ फुल, और उस रिपोर्ट में ये बात साफ करी थी कि सार्क कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेड नहीं है। ये जो एडवांटेज यूरोपियन यूनियन या आसियान को मिलता है वो हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे नेबर में जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड करने में कैपेबल भी नहीं है इतना ज़्यादा, और अगेन दे आर नॉट पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया पूरे एरिया का। इसमें हम लोग हालांकि BBIN इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। BBIN मतलब है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का पर्पस रहेगा कि इन चारों कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बिठाई जाए, है ना। इंडिया वॉज टेकिंग लीड, बट अभी बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इस पर हो सकता है होल्ड लग जाए। साथ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे हमने बात किया। बांग्लादेश में अगर इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, है ना, तो ऑब्वियसली उसके रिपरकशंस इंडिया में देखने को मिलेंगे। चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल बॉर्डर हो, वहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर एंटर करेंगे, इंसर्जेंसी बढ़ने की घटनाएं देखी जाती हैं। तो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी और पूरे रीजनल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में बांग्लादेश और भारत के बीच में कई सारे वाटर शेयरिंग और रिवर मैनेजमेंट इश्यूज़ भी हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में देयर आर टोटल 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, 54 नदियाँ हैं, है ना। अब अगर वहाँ पर ये नदियाँ जो हैं, जिनमें कुछ में भारत से बांग्लादेश या बांग्लादेश से भारत पानी आता है, जिनमें इम्पॉर्टेंट आर तीस्ता एंड गंगा, है ना, जिसको वहाँ पर अलग अलग गंगा ब्रह्मपुत्र वहाँ पर पद्मा और जमुना नाम से जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। इन रिवर्स में का पानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाता है तो इसको लेकर हमारे कई सारे एग्रीमेंट्स हैं। कुछ तीस्ता को लेकर अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, है ना। तो ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। साथ में हमारे पुराने जो टाइज़ हैं, है ना, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे टाइज़ हैं, जैसे सार्क हो चाहे बिम्स्टेक हो, है ना, हम दोनों इसके मेंबर्स हैं। ये दोनों, सार्क तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, सार्क तो इज़ ऑलरेडी अ डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बट हमारी गवर्नमेंट बिम्स्टेक पर दाव खेल रही थी। अब बांग्लादेश की में हालात बदलने से बिम्स्टेक में ऑल्सो फेस द सेम फेट एज ऑफ सार्क। ओके, हालांकि सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है अब बांग्लादेश की वजह से, वो है सिक्योरिटी चैलेंज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश में इलीगल इमिग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट इशू, टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर क्राइम ये बहुत बढ़ जाते हैं। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि इनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि बांग्लादेश में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। जब हमारा फेवरेबल रिजीम वहाँ पर पावर में रहता है, आवामी लीग की सरकार रहती है, तब हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करके इसको डील कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हमारा फेवरेबल रिजीम वहाँ पर नहीं है, तो मे बी वी विल बी फेसिंग सम इश्यूज़। और वहाँ पर जो हमारे BSF के जवान हैं, उनको ऐसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलने लगे हैं। अब हम बात करें तो अभी बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि सरकार एकदम वहाँ की प्रधानमंत्री को ही भागना पड़ा, है ना। अब ये एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। हमारे भारत में लोग ये सब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे चोरी छिपे भागना पड़े। या प्रधानमंत्री के आवास पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वहाँ के लोग हैं। आपने उस समय पे सोशल मीडिया पे अलग अलग इमेजेस देखी होंगी कि शेख हसीना के घर में लोग घुस गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के,
ये घर तोड़ फोड़ दिया, आग लगा दी और वहाँ पे से सामान निकाल के ले जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें दिखाती हैं कि वहाँ पर कितना मतलब लोगों में आक्रोश था या कितना ज़्यादा पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्राइसिस हुआ क्यों, करंट क्राइसिस के कारण और इम्पैक्ट। तो ये घटना थी, शुरुआत होती है गवर्नमेंट जॉब में कोटा से। अब बांग्लादेश में क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग फ्रीडम फाइटर थे या जिन्होंने आवामी लीग के लोग स्पेशली जिन्होंने 1971 के समय पर आज़ादी में रोल प्ले किया था, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा मिलता है ना। कास्ट के आधार पे कोटा नहीं है वहाँ पर, हमारे यहाँ जैसे कास्ट के आधार पर है मेनली। फ्रीडम फाइटर कोटा इंडिया में भी होता है, बट सिंस बांग्लादेश इज़ रिलेटिवली अ न्यू मतलब न्यू कंट्री, तो वहाँ पर वो कोटा मिलता था। अब इस कोटा के अगेंस्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, है ना। इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट में 130 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, है ना। और ये प्रोटेस्ट वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को कम भी किया, हालांकि वो प्रोटेस्ट नहीं रुके हैं, है ना। तो और फाइनली वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ की जो सरकार थी या जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको वहाँ से शी हैड टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री विच शी वॉज रूलिंग फॉर मोर देन 3 डेकेड, ऑलमोस्ट 3 डेकेड, ओके। और जिसके इंडिपेंडेंस में उनके फादर का इम्पोर्टेंट रोल था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये पिक्चर है कि व्हेन शी वाज लीविंग द कंट्री एंड शी वांटेड टू एड्रेस द मासेस, है ना, फॉर द वन लास्ट टाइम, बट शी वाजंट गिवन द परमिशन, है ना। और ये भागकर इंडिया आती हैं और अभी ये भारत में ही है एज ऑफ नाउ। आज की तारीख की बात करें तो ये भारत में ही है एंड आगे का देखना पड़ेगा क्या होता है ना। अब करंट क्राइसिस की रूट कॉजेस पे बात करें तो एक तो सबसे बड़ा समस्या जो था वो था पॉलिटिकल पोलराइजेशन। वहाँ पर शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग, है ना, आवामी लीग, और दूसरी अपोजिशन पार्टी थी उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, है ना। अब आवामी लीग ने अपने पावर में रहने के टेन्योर के दौरान काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन पर को दबाने की कोशिश करी और बीएनपी एकदम पॉलिसीज़ में उनको चैलेंज करती है। इसकी वजह से वहाँ पर बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में देयर हैव बीन 2 पोल्स, है ना। वन ऑफ आवामी लीग विच क्लेम्स दैट दे आर सेक्युलर एंड अदर इज़ बीएनपी, ओके। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट के पीछे इकोनॉमी ज़रूर होती है ना। चाहे आप बात करें इंदिरा गांधी के खिलाफ जब 70s में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, वो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, उनका मेन कारण भी सेम था, क्या, इकोनॉमिक चैलेंजेस। बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई, देयर वाज इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड देयर वाज ग्रोइंग इनइक्वालिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। और इसकी वजह से जो जनता थी, जनता बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट थी या रुष्ट हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी बांग्लादेशी शासन से। ऑल्दो शेख हसीना के टाइम पर वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, लेकिन अभी वहाँ की इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही थी और बांग्लादेश का पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है। साथ में गवर्नेंस के इश्यूज़ भी थे। अब गवर्नेंस इश्यूज़ बोले तो वहाँ पर करप्शन के केसेस बढ़ रहे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस बढ़ रहे थे, अकाउंटेबिलिटी की कमी देखने को मिली थी सरकार में। सरकार के जो लोग थे वहाँ पर भी सिविल सर्विसेज होता है इंडिया की तरह, और इंडिया की ही तरह वहाँ पर भी सिविल सर्विसेज में काफ़ी करप्शन है ना। तो ये बढ़ रहा था। अब और साथ में शेख हसीना गवर्नमेंट जिनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देती थी, देवर फ्री टू डू एनीथिंग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, है ना। और ये बात लोगों को मतलब एक सही नहीं लग रही थी और इसको लेकर काफ़ी वहाँ पर अंदरूनी मतलब विद्रोह भड़कने की तैयारी चल ही रही थी। साथ में जियोपॉलिटिकल प्रेशर। अब जियोपॉलिटिकल प्रेशर में यहाँ बात कर रहे हैं हम यूएसए की, ओके। शेख हसीना ने बांग्लादेश से भागने के कुछ दिनों बाद जो पब्लिक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यूएसए का बात किया। उन्होंने बोला कि यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन या CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी विच इज़ अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट, उसका इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया की नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करने में या इंस्टेबिलिटी लाने में, है ना। अब ये कुछ कारण थे। अब कारण के बाद
जो हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा मेनली। एक तो हमने देखा सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर क्राइम बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ेगा, रिफ्यूजीज़ की संख्या बढ़ेगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्लोडाउन से इंडिया के एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर थे वो रुकेंगे। साथ में हमारा बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट था बांग्लादेश में, इंडिया के कई बिजनेस हाउसेस बांग्लादेश में इन्वेस्ट किए हुए थे। अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, प्रॉपर्टीज़ थी, बिजनेसेस थे, फैक्ट्रीज थी, उनको भी खतरा है। हालांकि इसका एक और फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है, वो ये है कि क्योंकि बांग्लादेश वॉज अ ह्यूज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना, और बांग्लादेश इंडिया को मतलब बांग्लादेश यूज टू एक्सपोर्ट मोर टेक्सटाइल्स देन इंडिया इवन। अब उससे इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है। सम रीजनल clusters like Tirupur in Tamil Nadu and Noida textile cluster, they are receiving more investment and more orders because बांग्लादेश में अभी चीज़ें स्थिर नहीं हुई हैं और वहाँ पर जो टेक्सटाइल हब था वो अभी भी डिसफंक्शनल है। रीजनल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। अब बांग्लादेश में जो इंस्टेबिलिटी है वो बताती है, सिंस इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द रीजन और इंडिया इज़ लाइक द बिग ब्रदर इन द साउथ एशिया, अगर भारत के पड़ोस में कोई अमेरिका या कोई कंट्री इंस्टेबिलिटी ला सकती है तो ये दिखाता है कि हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल करने में फेल रहे। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का बहुत बड़ा फेलियर है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि वो इंडिया के नेबरहुड में जो इंडिया का एक ट्रस्टेड अलाय था उस सरकार को वहाँ बचाने में नाकाम रहे, है ना। तो इंडिया इट विल इरोड इंडियाज़ पोजीशन इन द रीजन, है ना। और साथ में सबसे बड़ी समस्या कि इसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बढ़ेगा, इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर प्रभाव पड़ेगा। इतने सारे लोग रिफ्यूजी की तरह भागेंगे, स्पेशली बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़, तो ये हमारे लिए नुकसान रहेगा। अब ये आगे देखने को मिलेगा कि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है ना, वो कितना इंडिया के लिए फेवरेबल रहेगा। अब क्योंकि आवामी लीग पावर में नहीं है तो अभी करंट में तो नोबल लॉरेट यूनुस, मोहम्मद यूनुस इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, बट in the long term Bangladesh BNP Nationalist Party will come in power and they have not been very friendly with India. Okay, साथ में अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसने कुछ वहाँ पर उसका थोड़ा जो पॉलिटिकल एलिनेशन है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की तरफ ज़्यादा है ना। इससे वहाँ पर एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को री एनर्जाइज कर देंगे वो, और इससे हमारे बॉर्डर्स पे और ज़्यादा समस्या बढ़ने के चांसेस हैं। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ भी समस्या देखने को मिल रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी। बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री जो मोहम्मद यूनुस थे उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑल्दो भरोसा दिलाया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बट इंडिया के ऊपर इसके नेगेटिव प्रभाव ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पर ऑलरेडी दे हैव डिक्लाइंड, है ना, और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म की वजह से हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पर खतरे में है। इसका रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये दिखा रहा है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में फेल रहा और कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर अब बढ़ेगा, है ना। तो नॉट जस्ट यूएसए, इस घटना की वजह से चाइना को भी फ़ायदा होगा, है ना। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के कंसर्न भी हैं। इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट्स आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें इम्पॉर्टेंट थे अखूरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बांग्लादेशी गवर्नमेंट के सहयोग से ही बन रहे थे और ये अगरतला को कोलकाता से कनेक्ट करने के लिए थे, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये मतलब कह सकते हैं कि इनमें डिले देखने को मिलेगा और कई और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स सामने आने की संभावना है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर मतलब हमारी गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट रहेगी, हम कह नहीं सकते कि उनसे हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, एंड बट चांसेस आर कि दे मे नॉट बी एज गुड एज दे वर इन द प्रीवियस रिजीम, है ना। और इंडिया ने जो इसके लिए फ़ंड ऑलरेडी दिया है वो अब खाटे में मतलब खतरे में पड़ चुका है। Okay, so this was India's
इश्यूज और या इंडियाज कंसर्न व्हेन इट केम टू बांग्लादेश। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबरहुड में ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज़ के साथ क्या स्थिति है। सो होप you understood the message and the topic. Thank you so much. Thank you.